वन में मोर नाचा किसने देखा, तो मैंने सोचा कि अपने लोगों के बीच में जाके काम करूं, इसीलिए मैं बिहार आया हूं। आप जो भी करना चाहते हैं और एक जुनून आप में अंदर है करने का, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं होता है। और यूट्यूब से कक्षा करके कोई आईएएस नहीं कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट तो सोशल मीडिया जो है स्वीट पॉइजन की तरह है, कम यूज करना चाहिए। एटलीस्ट बीपीएससी इस बारे में सोच रही हो कि स्केलिंग किया जाना चाहिए, स्केलिंग की जाएगी, मुझे भी ऐसा लगता है। पढ़ाई का जो तरीका है उसमें अध्ययन है, चिंतन है और लेखन है। पहले पढ़िए, सोचिए और फिर लिखिए। बाकी आप पढ़ते रहिएगा तो पता चलेगा सब पढ़ लिए, कुछ भी आपको जानकारी नहीं हुई और कन्फ्यूजन हुआ। और कन्फ्यूजन स्टूडेंट को क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार, यूपी और लगभग उत्तर भारत में जितने भी छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर उनके अभिभावक हैं, उनका पहला सपना होता है बेटा यूपीएससी क्वालिफाई करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि ये ऐसा जॉब ही है जो सबको आकर्षित करता है। काफ़ी रुतबा है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, इज्जत, सब कुछ है इसमें। तो हम जानेंगे, हमारे साथ हैं बिहार गुजरात कैडर के सीनियर आईएएस अफसर हैं, बिहार में अभी पदस्थापित है रंजीत कुमार सिंह। इन्हीं से जानेंगे कि इनका सफ़र कैसे रहा और छात्रों से काफ़ी जुड़े रहते हैं। ये हमेशा ये छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो भी आगे आए और इस सेवा से जुड़े। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए इस समय में। थैंक यू सो मच। मैं यह बोलूँगा कि चूँकि जो भी छात्र हैं वो अपना लक्ष्य जो है वो ऊंचा रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ज़्यादा वो अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग तार से गिरते हैं वो खजूर पे ज़रूर अटकते हैं, तो जो खजूर की इच्छा रखेंगे वो ज़मीन पे गिरेंगे। इसलिए अपनी लक्ष्य जो है हमेशा ऊँचा रखना चाहिए। जब लक्ष्य आप ऊँचा रखेंगे तभी आपको उससे कम का अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। तो लक्ष्य का बड़ा होना सबसे पहले ज़रूरी होता है। दूसरा है, जहाँ तक मेरा सफ़र का सवाल है, चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैंने 10th तक अपने हाजीपुर से मैंने किया। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पूरी पढ़ाई की और हमेशा यूनिवर्सिटी में टॉपर लिस्ट में रहा था। तो मुझे, चूँकि मैंने बुक्स भी लिखे, कोचिंग क्लासेज भी मैं जब स्टूडेंट था कराता था, पढ़ने और पढ़ाने का पैसन मेरे में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज भी मैं समय निकाल कर या फिर छुट्टी के दिनों में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी छात्रों को पढ़ाता भी हूँ। और ऑफलाइन भी हम क्लासेज मिशन 50 के माध्यम से निःशुल्क रूप से जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनको मैं तैयारी करवाता हूँ। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को अगर सही डायरेक्शन दिया जाएगा तो बिहार का विकास समुचित रूप से हो पाएगा। सर, एक प्रश्न था कि आप जनरली देखा जाता है जो यूपीएससी निकालते हैं, खासकर जब डीएम स्तर पर रहते हैं, वो तो अपने काम में काफ़ी बिजी होते हैं, एक नया उनका लाइफ मिला रहता है। लेकिन आपको मैं शुरू से देख रहा हूं सर, आप जब गुजरात में भी थे तब भी बिहार में यहाँ पर क्लासेज ऑर्गेनाइज कराते थे। क्या कारण, आखिर इसका कारण क्या रहा? देखिए, पटना से मैंने पूरी तैयारी की है और मैंने ऐसा देखा था कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेज है कि जिनका बहुत ज़्यादा फ़ी भी है। फ़ी के साथ साथ दूसरी उनकी समस्या यह है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, जिनके पास, जो कई बार मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कभी जिन्होंने बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन वो दावा करते हैं कि मैं आईएएस आपको बना दूंगा। तो वैसे भटकाव नहीं हो, सही डायरेक्शन मिले। और जो मैंने अपने तैयारी के दरमियान में जितने मैंने ठोकरे खाए हैं, वो हमारे यूथ जो है, जो बिल्कुल मेहनती हैं, वो ना खाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं आईएएस बना, उसी के साथ 2010 में मैंने मिशन 50 की स्थापना की थी। और मैं गुजरात रहते हुए भी ऑनलाइन क्लासेज भी, और जब भी छुट्टी का समय मिलता था मैं यहाँ के क्लास भी लेता था। और इसी का परिणाम रहा कि बिहार में लगभग 1700 अभी हमारे स्टूडेंट जो है वो अलग अलग सेवाओं में बिहार में कार्यरत हैं। अगर आप किसी ज़िले में जाएंगे तो वहाँ आधे, कम से कम आधे जो बीडीओ है या दूसरे अधिकारी हो, वो हमारे मिशन 50 से जुड़े हुए ज़रूर आपको मिलेंगे। तो ये उद्देश्य यही रखा गया था कि जो हमारे बिहार में प्रतिभा है उसको सही डायरेक्शन दिया जाए। उसके बाद से देखा जा रहा है, अभी तक भी हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी के जो कैंडिडेट हैं, खासकर हिंदी माध्यम के और ग्रामीण पृष्ठभूमि के, आप जब तक थे सर उस समय तक बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। अब ये रेशियो कम होते जा रहा है। तो ऐसे में जो छात्र गांव में रहते हैं, यहाँ के सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ की स्थिति भी आप जानते हैं, लेट से पाठ्यक्रम पूरा होता है, इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो वो आखिर कैसे निकाल पाएंगे इस नई चुनौती को, यूपीएससी को कैसे पार पाएंगे? क्या आपको लगता है सर? निश्चित रूप से आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये सभी नॉर्थ इंडिया के जो हमारे यूथ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट कंटिन्यू जो है हिंदी माध्यम का कम हो रहा है, या फिर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के उनके रिजल्ट कम हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि इंजीनियरिंग या दूसरे जो
क्वालिफाइड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपना क्वालिटी जो है वो बेटर बनाना पड़ेगा और इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस का जो इंग्लिश का पेपर है वो कि काफ़ी टफ होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं और एक जुनून आप में अंदर है करने का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस पे विचार निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस तरह से सीसेट को पहले कंपलसरी बनाया गया, उसके बाद फिर क्वालिफाई किया गया, क्वालिफाई के बाद रिजल्ट होना शुरू हुआ। क्योंकि ऐसा होता था कि 200 मार्क्स जो सीसेट का था उसमें हमेशा जो है वो इंजीनियरिंग वाले कई बार जो है 200 में 190 लाते थे, और वो सीसेट जीएस के पेपर में कई 15-20 भी क्वेश्चन सही करते थे आउट ऑफ 100, तो उनका हो जाता था। बाद में उसको क्वालिफाई किया गया, फिर जीएस पे फोकस किया गया। लेकिन प्रीलिम्स जो क्लियर करने की संख्या है वो अच्छी खासी होती है, लेकिन जैसे ही मेंस का समय आता है तो हिंदी मीडियम के छात्र जो है वो पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। तो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं मैं उनको कहूँगा कि अपनी आप हिंदी को ठीक करिए, हिंदी की वर्तनी, आपका व्याकरण को ठीक करिए, प्रेजेंटेशन को ठीक करिए। हिंदी में मटेरियल्स फ्लड की तरह है, आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल इतना अधिक आ गया है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि सिलेक्टिव बुक्स, टेक्स्ट बुक और एक बुक को कम से कम 5 बार पढ़िए, सिवाय 5 अलग अलग बुक को पढ़ने के। सर एक चीज़ है कि पहले यूपीएससी जब पुराना पैटर्न था, जब आप लोग दिए थे, उसमें कहा जाता था कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको जानकारी सब चीज़ का रखना है। अब ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकल हो गया है कि आप टेक्निकल इस चीज़ को कर लिए, दूसरा नहीं भी किए तो आप उसको मेकअप कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ टेक्निक आ गया है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के समय बहुत पढ़ना पड़ता था और आज कम पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम लोग के समय में चूँकि सोशल मीडिया नहीं थी और हम लोग केवल जो है बुक पे कंसंट्रेट करते थे और बुक से पढ़ते थे। अभी चूँकि सोशल मीडिया भी है और बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ें आई है, बहुत सारे ऐप आए हैं जहाँ से मटेरियल लोग लेके पढ़ाई करते हैं। बट क्या है कि जो पढ़ने का रेंज था, कल भी जो है हम लोगों को साइंस, आर्ट सभी पेपर को समझना होता था, आज भी सभी पेपर्स उसी तरह से है। अभी चूँकि ऑप्शनल 2 था, वही ऑप्शनल 1 हो गया है, जीएस के 4 पेपर हो गए हैं। पहले भी हिंदी इंग्लिश था, एस्से था, आज भी वो है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सिलेक्टिव होने के चांसेस हमारे पास होता है कि हम सिलेक्टिव हो सकते हैं कि आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ अधिक मार्क्स आ सकता है, तो सिलेक्टिव हम हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बोलूँगा कि चूँकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारा यूथ है वो अपनी तैयारी के दरमियान जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंड हो गया है, या यूट्यूब के माध्यम या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके सामने परोसे जाते हैं मटेरियल्स वगैरह, वो कितना कारगर होता है वो आप लोग को खुद समझना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं होता है। और यूट्यूब से कक्षा करके कोई आईएएस नहीं कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इतना गाइड करता हूँ, फिर भी मैं आज क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको बुक पे आना पड़ेगा। सर एक चीज़ इसी से मैं पूछता हूँ कि क्या लगता है सर कि ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका और आज का टेक्निकल दोनों का समावेश बनाना जरूरी है, या फिर पढ़ाई का वही तरीका रखना होगा कि पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इस पर कम से कम ध्यान दीजिए? आप बिल्कुल सही है कि आपको दोनों में सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। पहले का जो ट्रेडिशनल था वो तो पढ़ना ही है, लेकिन हाँ ज़रूर यह है कि आपको अप टू डेट रहने के लिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना है कि टेक्नोलॉजी में जाके आप ट्रैप हो जाना है अपने आप को, कि आप मैक्सिमम जो है हमेशा मोबाइल में ही हाथ में होता है और हमेशा फेसबुक, यूट्यूब और वगैरह वगैरह देखते रहते हैं। आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप जो है अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट तो सोशल मीडिया जो है स्वीट पॉइजन की तरह है, कम यूज करना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा यूज़ करना चाहिए, और उसी में वो देखना चाहिए कि हमको क्या क्या ज़रूरी है, उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जब तक स्टूडेंट है तब तक यही उनको रखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। सर एक और बीपीएससी में सर इसमें भी नया एक समस्या उत्पन्न हो गया है कि इस साल 64वीं का जो रिजल्ट आया, टॉप 10 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, 6 आईआईटी, और अभी भी 65वीं में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जो गेट टॉप किए हैं, बैंक पीओ हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी से हैं, वो लोग आ रहे हैं। फिर बिहार के जो साधारण छात्र हैं उनका क्या होगा सर? आप क्या भविष्य देख रहे हैं? उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह अपने आप को बनाएं? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमने देखा रिजल्ट वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। स्केलिंग का मेथड होता था जिसमें कि अधिक मार्क्स होता था, उसको स्केलिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि बीपीएससी इस बारे में सोच रही हो कि स्केलिंग किया जाना चाहिए, स्केलिंग की जाएगी, मुझे भी ऐसा लगता है। एक बात यह है। दूसरी बात है कि संघर्ष कंटिन्यू रखनी चाहिए, और जो भी जिस सब्जेक्ट में उसमें प्रेजेंटेशन बेटर करना चाहिए, क्योंकि साइंस में स्कोरिंग पेपर होता है, इसका फ़ायदा निश्चित रूप से कैंडिडेट को मिलता है। और दूसरा जो है बिहार में देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम उन लोगों का होता है, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो ये देखता रहा हूँ, और मैं
अभी तो बहुत कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट में है, जिस भी मीडियम में है, प्रेजेंटेशन बेटर करिए, क्योंकि सीट भी बहुत आ रही है। लेकिन एक बार स्केलिंग पे विचार करना चाहिए। सर स्केलिंग तो प्रश्न मुद्दा तो है ही सर। आपने एक मीडियम का बात किया, मीडियम कितना असर देता है सर, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, कितना उसका प्रभाव होता है? देखिए, मीडियम से मैं यही कहूँगा कि मीडियम आपका जो भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी, लेकिन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में हर एक जो आपका ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, व्याकरणिक जो भूल है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध और आपको सही से लिखना हो। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी वो डिमांड करती है। एक बात ज़रूर है कि सब यूथ को बोलेंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका कम से कम एटलीस्ट 10% मार्क्स जो है आप लीड कर सकते हैं। हैंड राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसके अलावा सर बहुत सारे और एग्ज़ाम हैं, जैसे कि दरोगा होते हैं, बीएसएससी के अंदर में होते हैं सर। उन लोगों को सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने कंटिन्यूटी बनाए रखें, और प्रिपरेशन में एक स्मार्टनेस क्या होना चाहिए उनके लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं? बिल्कुल, जनरल कंपटीशन की तैयारी करें या जो भी तैयारी करें, 2-3 बातों को हमेशा मैं यूथ को बोलूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे जो नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2-3 बातों पे ध्यान रखेंगे तो शायद आपके इस वीडियो को देखने के बाद वो निश्चित रूप से सफल होंगे। पहला कि पढ़ाई का जो तरीका है उसमें अध्ययन है, चिंतन है और लेखन है। पहले पढ़िए, सोचिए और फिर लिखिए। अगर ये मेथड को अपनाते हैं तो 1 वीक के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई चला जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है वो होता है मल्टीपल चॉइस, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी का क्या तरीका है कि आप जब सेट को बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट में आप केवल क्वेश्चन के साथ जो आंसर होता है उसी को आप करते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि आप जैसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो आप जैसे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन जो है वो अशोक का रहा है। अशोक ने शिलाभिलेख कई सारे खुदवाए। अगर उसमें से कहा जाएगा कि अशोक ने कौन से शिलाभिलेख नंबर में उसने जीव दया के लिए बात किया, अभिलेख संख्या 2, 3, 4, 5, जो भी एक आंसर है केवल आप एक याद करते हैं, लेकिन उसके साथ अभिलेख नंबर 3, 4, 5 या जो भी मल्टीपल चॉइसेस दिए रहते हैं उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए और उसके बारे में भी नोट बनाना चाहिए। तो तब जाके आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो सही तरीका होता है। और किसी भी एग्ज़ाम का 10 साल के क्वेश्चंस को जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर उस हिसाब से करेंगे तो कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो शायद कोई किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा जो है मल्टीपल चॉइस के बाकी चीज़ों को भी। अच्छा, अब चलते हैं क्रॉनिकल का या बहुत सारे गाइड जो होते हैं उसमें भी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें होती है या गूगल से या विकिपीडिया से वो कट पेस्ट करके डाल देते हैं। लेकिन हर चीज़ के बारे में डिटेल्स अगर इन्फॉर्मेशन करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप 10-15 सेट बनाएंगे तो आपको जानकारी का बहुत बड़ा जो है सो वो खरा होता है। बीपीएससी, यूपीएससी या दूसरे एग्जाम में रिपीट बहुत क्वेश्चन होता है। सर एक चीज़ सर, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है इन सारी परीक्षाओं के लिए? देखिए, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक यह बताता है कि आपकी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिंपल, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोग जो है लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें 60-65 चैप्टर है, उसमें से मात्र 15 चैप्टर ही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो किसी ने बोला नहीं, बताया नहीं कि भाई तुम पढ़ रहे हो 700-800 पेज का, उसमें सेलेक्टिव होना है। जैसे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो केवल उसमें प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, डायरेक्टिव स्टेट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, अमेंडमेंट है, कैग है, अटॉर्नी जनरल है, पंचायती राज है। ये इतने ही चैप्टर है, शेड्यूल है, बस। उसके बाद कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा तो पता चलेगा सब पढ़ लिए, कुछ भी आपको जानकारी नहीं हुई और कन्फ्यूजन हुआ। और कन्फ्यूजन स्टूडेंट को क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। और रिवीजन करने का भी तरीका है, मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ाई करें, रात में रिवीजन। अगले दिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग के समय में रिवीजन जो है रिवीजन करते रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आंसर जो है सही से बन पाएगा। अदरवाइज लगेगा कि अरे ये भी पढ़े, और वो जानते हुए भी एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर पाते हैं। सर एक और आपके बारे में लास्ट अंतिम प्रश्न, कौन सा आपका ऑप्शनल था, कौन सा प्रयास था, कौन सा मीडियम था, कितना रैंक था आपका? सीरियसली मैंने दूसरे प्रयास से मैंने करेक्ट किया था। पहले मैं ग्रेजुएशन में ही था तो मैंने अटैम्प्ट ले लिया था, और सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 ऑप्शनल था, और हिंदी मीडियम से मैं था। जहाँ तक मुझे याद है उस समय मैं ऑल इंडिया में 4th पोजीशन पे रिटर्न मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में कम था इसलिए 49th रैंक।
ऑल इंडिया 49th रैंक मेरा बना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए सर। आदेश। तो ये थे हमारे साथ गुजरात कैडर के सीनियर IAS अफसर रंजीत कुमार सिंह, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और एक IAS अफसर ही आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। और सबसे अच्छा इनका हमको लगा कि ये ज्वाइनिंग के बाद से ही आपके शिक्षा दीक्षा के लिए, आपको एक तरह से रास्ता दिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। गुजरात जैसे कैडर को छोड़ के बिहार आएँ और आपको अभी तक मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप इनके बताए गए बातों को अपने अध्ययन में आत्मसात करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।